बुनियादी नुक्ता बना हुआ है। और आप देखते हैं कि आए रोज़ इमरान नियाज़ी साहब हर तकरीर में ऑडियो लीक्स का जिक्र करते हैं और ना सिर्फ तहकीकात का मुतालबा करते हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया है कि ऑडियो लीक्स की तहकीकात की जाएं और इन मामलात को रोका जाए। मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि एक ऐसा शख्स जो बतौर वज़ीर आज़म लोगों की ऑडियोज़ रिकॉर्ड करवाने का ना सिर्फ माहिर था बल्कि शौकीन था, उसने आज इतना बड़ा यू टर्न किस बात से लिया और क्यों लिया? क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि कुछ इनकी और आज़म खान साहब जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, आपस की गुफ्तगू अक्सर जो है वो ये करते थे कि ये अपने लोगों की ऑडियोज़ रिकॉर्ड की जाएं और सुबह सवेरे जब वज़ीर आज़म दफ्तर आते थे तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी उनका बाकायदा एक ट्रांसक्रिप्ट पेश किया करते थे। जब तहरीक अदम एतमाद लाई गई, इन्होंने अपने MNAs के फ़ोन टैप करवाए और इमरान खान साहब अपने दफ्तर के दिन का आगाज़ उन ट्रांसक्रिप्ट्स को पढ़ने से करते थे। तो आज जब अपनी सियासत को ऑडियो लीक्स की वजह से नुकसान पहुंचा है, आज जब मुल्क की सालमियत को और मुल्क के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, पाकिस्तान की बैन अवी सतह पे मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, उनको अपनी सियासत की खातिर दाव पर लगाया गया है और ऑडियोज़ में सुना जा सकता है कि इसके साथ खेलना है, इस पे सियासत करनी है, मर्जी के मिनट्स लिखने हैं, फ़लाँ को मीर जाफ़र कहना है, फ़लाँ को मीर सादक कहना है। तो जब आपको सूट करता था तो आप लोगों की रिकॉर्डिंग्स करवा के उसको बड़ा उससे महजूज होते थे, उसको पढ़ा करते थे, उसके मुताबिक आप अपना लाहे अमल इख्तियार करते थे। आज जब आपके हवाले से बात सामने आ गई है और ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आपने अपनी सियासत की खातिर रियासत को दाव पे लगाया और एक झूठा बयानिया घड़ा बैन अवी साजिश का, और आप सुना जा सकता है कि किस तरीके से आप खेलने की बात कर रहे हैं और किस तरीके से आप MNAs खरीदने की बात कर रहे हैं, जिसको आप लानत समझते थे। आप समझते थे कि सियासत के अंदर पैसे का इस्तेमाल बहुत बड़ी लानत है। आपने बिकाऊ माल करार दिया, लोगों को गालियां दी, लोगों पर बेजा तनकीद की और कहा कि ये बिकते हैं। तो ये जो 5 MNAs आपने खरीदे थे, ये कैसे खरीदे थे और इसकी दलील सुने। उस दिन वो प्रोफेसर साहब जनाब असद उमर साहब फरमा रहे थे कि हमने तो बात ही की है, अगर खरीदे थे तो दिखाएं वो हैं कहाँ पे। यानी अजीब मंतक है, आप खरीदने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पैसों का अरेंजमेंट भी हो गया, खरीद भी लिए, और ये इल्ज़ाम आप दूसरों पर लगाया करते थे। ये एक ऑडियो मैं आपको सुनाता हूं जिसमें इनकी अपनी तकरीर है, इमरान खान साहब का फ़ोन टैपिंग और इस ऑडियो लीक्स के बारे में क्या कहना था आज से चंद महीने पहले। जो मैं करता हूं, जो मैं टेलीफोन करता हूं, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ ISI को पता होता है। अच्छा, IB को भी पता होता है, ISI को भी पता होता है। वैसे टेक्निकली पता होना चाहिए। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है उसके पता होना चाहिए। सिर्फ नहीं, देखो मंसूर, ये याद रखो, आज डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडन हो, ये जो करेंगे CI को पता होगा, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना होता है ना। उन्होंने एजेंसी का ये भी काम होता है कि अपने मुल्क के सरबराह को प्रोटेक्ट करें। जो प्रोटेक्शन देंगे तो जाहिर है इंटेलिजेंस कौन क्या कह रहा है उनके मुतालिक, सो उनको सब कुछ पता होता है। ये देखें कि ये किस तरीके से फ़ोन टैपिंग को, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को बाकायदा डिफेंड किया जा रहा है, उसको जस्टिफाई किया जा रहा है कि ये होता है और इसका होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये सिक्योरिटी से लिंक्ड है। अब ये जब सूट करता था तो इसके दफा में कलमात अदा किए जाते थे। आज जब ये सूट नहीं करता और आज जब आपका घिनौना और साजिशी चेहरा अवाम के सामने खुल के आ गया है,
तो आज आप ऑडियो लीक्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी जिनसे ये खतरा पैदा होता कि आपकी सियासत को नुकसान तो हुआ ही हुआ, मगर अच्छा हुआ कि आपका चेहरा खुल के अवाम के सामने आ गया और आप पूरे तरीके से एक्सपोज हो गए। और ये आज तक मुझे आप बताएं, जो मर्जी के मिनट्स लिखने की बात है कि मर्जी के मिनट्स लिख दो, और ये जो साइफर होता है ये कोई सहीफा आसमानी नहीं होता, ये किसी भी डिप्लोमैट की अपनी ओपिनियन है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि उसने एक किसी और मुल्क के किसी भी सरकारी ओहदेदार से मुलाकात के दौरान क्या तासुर लिया, और वो जो भी तासुर था इन्होंने कहा कि उस मिनट्स को भी चेंज करो और इसके साथ हमने खेलना है, इस पे बयानियां बनाना है। तो ये बातें आपको नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपको इतना ही डर था कि ये कल को लीक हो गई तो पूरी कौम के सामने सच खुल के आ जाएगा, और आप ये नहीं चाहते कि सच खुल के कौम के सामने आए, तो ये इसकी दोगली पॉलिसी है, ये मुनाफकत की सियासत है कि चंद माह पहले आप फोन टैपिंग को भी डिफेंड करें, आप ऑडियो लीक्स को भी डिफेंड करें, और आज जब आपकी सियासत को नुकसान पहुंचा है और आपका झूठ कौम के सामने खुल के आ गया है, तो अब आप कभी कोर्ट का रुख कर रहे हैं, कभी इसको गलत कह रहे हैं, कभी इसकी मजम्मत कर रहे हैं। और मैं पूछना ये चाहता हूं कि अभी कल ही एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आई है उमर चीमा साहब की, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। आरिफ नकवी ने जो रकूम भिजवाई थी, उस स्टोरी में ये लिखा है कि वो रकूम कराची के एक बिजनेसमैन तारिक शफी साहब के अकाउंट में गई, वहां से पीटीआई के अकाउंट में गई, और ये जितनी रकूम बाहर से आई हैं इसका मनी ना तो मनी ट्रेल अवेलेबल है, ना ये दर्ज है कि ये पैसा किस मकसद के लिए आया था और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये इंसाफ ट्रस्ट जो था वो किस मकसद के लिए बनाया गया था? इंसाफ ट्रस्ट वाले कहते हैं जी हमारा तरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। इंसाफ ट्रस्ट जिन कंपनियों को पेमेंट कर रहा है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को, वो कहती हैं कि हमने तरीके इंसाफ की कैंपेन चलाई है। आरिफ नकवी एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, वो यूके में पाबंदे सलासिल हैं, अमेरिका में वो इश्तहारी है, वो आपको किस बात के पैसे भिजवा रहा था? थ्रू वुटन क्रिकेट क्लब। और बहुत सारे आपके अकाउंट के सिग्नेटरीज हैं जिनके पास जवाब देने को कोई नहीं है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो पैसा आया ये किस मकसद के लिए आया था और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। क्या आरिफ नकवी का भेजा हुआ पैसा जाती इस्तेमाल में लाया जा सकता था? क्या वो पैसा प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आया, या वो लॉन्डर होके आया, या लेयरिंग करके आया? इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। तो जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसमें तहकीकात में पेशरफ्त भी हो रही है, मजीद शवाहिद भी सामने आ रहे हैं, और पिछले 4-5 दिन से मैं देख रहा हूं एक और कैंपेन चली है कि इनका एक साबका वजीर जिसका ताल्लुक सवाद से है, वो गला फाड़ फाड़ कर सिक्योरिटी एजेंसीज को और फौज को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा है दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे का। 2018 में जो पाकिस्तान हम छोड़ के गए थे, अल्लाह ताला के फजल से मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, उसमें तो दहशतगर्दी नहीं थी। वो ऑपरेशन ज़रब अज़ब हो, वो ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो, वो दीगर ऑपरेशन हो जिसमें पाक फौज के जवानों ने, अफसरान ने कुर्बानियां दी हैं, अपने जान के नजराने पेश किए हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज ने, पुलिस ने, सिविलियंस ने कुर्बानियां दी हैं। तो हालात तो बेहतर करके गए थे। आज जब हालात बदतर हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में, इसका जिम्मेदार कौन है? और ये क्यों आज पूरे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में क्राइम रेट ऊपर चला गया है? जराइम में आए दिन इजाफा हो रहा है क्योंकि आपके खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में मिस गवर्नेंस है, क्योंकि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज नहीं है, वहां पे ना अहली है, ना लायकी है, करप्शन है। तो ये दोष अगर देना है तो अपने आप को दें। पंजाब में
वजीर आला शहबाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खड़ा किया, पुलिस के फर्ज शनास और प्रोफेशनल अफसरान को उसमें लेके आए और वो आज अपने पेशा वराना उमूर सर अंजाम दे रहा है। और पंजाब में हालात बहुत बेहतर है, इसी वजह से फौज ने ऑपरेशन किया, हालात को बेहतर किया, अमन अमान कायम किया और अपना काम पूरा कर दिया और कुर्बानियां दी। ये सूबाई हुकूमत का काम था कि उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते, ये सूबाई हुकूमत का काम था। क्या सूबाई हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है? पिछले 9 साल से खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में किसकी हुकूमत है? कौन वजीर आला है? किस जमात के वज़रा हैं? ये पहली दफा देखा है कि अपनी ही हुकूमत हो और एक साबका वजीर बैठकर इदारों को मुर्द इल्जाम ठहरा रहा हो कि जी देखें जी सवात में ये हो गया, सवात में वो हो गया। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और इमरान खान और उसकी पार्टी है। करना कुछ भी नहीं था। जब फौज वहां पे अमन कायम करके गई थी, उस अमन अमान को मेंटेन करना था, उसको आगे लेकर चलना था, उसमें बेहतरी लानी थी। क्या आप इस काबिल भी नहीं हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर लें? जो बात आती है फौज को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं। अब सोशल मीडिया पे एक नई कैंपेन चल उठी है। पाकिस्तानी फौज को पूरी दुनिया में माना जाता है जिस वजह से कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है उसके लिए एक स्पेशल कंटिजेंट और ट्रूप्स को रवाना किया गया है। अब वो तस्वीरें लगा रहे हैं कि जी ये कतर क्यों भेज रहे हैं, इनको सवात में भेजें। इन अकल के अंदों से कोई पूछे क्या जो कतर कंटिजेंट भेजा गया है सिर्फ यही कंटिजेंट था, बाकी पाकिस्तान में और कोई नहीं है? और ये पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है कि कतर वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी पाकिस्तान के जिम्मे है। पाकिस्तान को इस काबिल समझा गया और हमारी फोर्सेस की ताजीम की गई कि ये एक बहुत बड़ा आलमी सतह पर इवेंट होने जा रहा है, इसलिए ये सिक्योरिटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट और प्रोफेशनल तरीन फोर्स के पास होनी चाहिए। आज उस पर भी तनकीद है और ऐसी तनकीद है जो बेजा है, जिसका कोई मकसद नहीं है। क्या इस तरह से पाकिस्तान की साख को मुतासिर करना चाहते हैं आप? क्या बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को शर्मिंदा करना चाहते हैं? मुझे आप आदादो शुमार बता दें कि जब से ये अमन कायम हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने, अगर तो बना है वहां पे, या खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने या वहां की वजारत दाखिला ने कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, कितने दहशतगर्दों को पकड़ा है, कितने क्रिमिनल गैंग्स को बस्ट किया है। वहां पे तो अब बाकायदा डकैतियां शुरू हो गई हैं, मोबाइल स्नैचिंग के वाकयात में इजाफा हो रहा है, तनख्वाह देने के पैसे खजाने के पास हैं नहीं और आप नसीहत पूरे मुल्क को करते हैं। तो ये सवात में जो हो रहा है इसका इल्जाम दूसरों को मत दें, इसमें बड़ी कुर्बानियां हैं। और ये जो वजीर जिसने वजारत मवासलात का बेड़ा गर्क किया, इधर एक मोटरवे पिछले 4 साल में मुल्क को नहीं देखे गए, एक बड़ी शाहराह नहीं देखे गए, एक काबिल जिक्र प्रोजेक्ट नहीं है नेशनल हाईवे अथॉरिटी का। और वहां सवात में बैठ के गला फाड़ के चीखें मार के मुर्दे इल्जाम फौज को ठहरा रहे कि जी ये अमन खराब हो गया। तो भाई अमन किसने कायम किया था और उसको जारी रखना किसकी जिम्मेदारी थी? ये एक ऐसी मनफी सियासत है और एक मनफी जहनियत के ये लोग अकास हैं कि ये भी नहीं देखते कि मुल्क का फायदा किस चीज में और मुल्क का नुकसान किस चीज में है। महमूद खान को चाहिए कि वो इस्तीफा दे और असेंबलियां तोड़े, इलेक्शन का मुतालबा करते हैं ना। हालात खैबर पख्तूनख्वा में इतने खराब हो गए हैं कि इनको तो निकल आना चाहिए और कौम से हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए कि खजाने में तनख्वाहें देने का पैसा है नहीं। डकैतियां, कत्ल, अगवा, रेप, इन वाकयात में इजाफा हो रहा है, दहशतगर्दी फिर सर उठाने लगी है। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को चाहिए कि वो कौम से हाथ जोड़ के माफी मांग के घर चले जाएं। और इनको फिक्र पड़ी ऑडियो लीक्स की और रोते हैं ऑडियो लीक्स के ऊपर कि जिसको बंद करवाया जाए, ये गलत हो रहा है। तो भाई गलत बातें मत किया करें आप। और ये अमन अमान की जिम्मेदारी उठानी होगी।
लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, आईने पाकिस्तान के मुताबिक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। ये क्यों खराब हुआ? क्योंकि आप लोग बीआरटी के जरिए लूटमार कर रहे थे, आप हेलीकॉप्टरों की सैरें कर रहे थे, आप सरकारी भर्तियां अपने कारकुनान की कर रहे थे, आपका पूरा सूबा लूटमार में मसरूफ था। आप लोगों के वजीर, आपके वजीर आला वो पैसा बनाने में मसरूफ थे। उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी कि अमन अमान भी कायम होना चाहिए। उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी कि तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने, अफवाज पाकिस्तान ने अमन कायम किया है, तो इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, इसको जारी रखने के लिए क्या इकदाम करने हैं। कोई इकदाम नहीं किए गए। आज अगर कोई जिम्मेदार है तो उसको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, इमरान नियाजी और उसकी पूरी काबीना समेत। और हमें फख्र है कि पाकिस्तानी फौज का कंटिजेंट कतर रवाना हुआ है फीफा वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी फराहम करने के लिए। और ये कोई एक कंटिजेंट नहीं है जिसके ऊपर ये सियासत की जा रही है, इसकी स्पेशल ट्रेनिंग उस मकसद के लिए की गई है। और ये ना है लोग जो मुल्की सालमियत के लिए खतरा बन चुके हैं, जो अपनी सियासत चमकाने के लिए आज भी रियासत को दाव पे लगाते हैं और अपने कच्चे छट्टे खोले तो पीछे फॉरेन फंडिंग के अरबों रुपए नजर आते हैं कि वो किस जरिए से आए और वो कैसे इस्तेमाल किए गए। और आज भी अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत के खिलाफ बातें की जा रही हैं। ये काबिल मजम्मत है। और ये FIA का भी जो केस है, मेरी वजीर दाखिला से बात हुई, इसका जवाब देना होगा, इसकी मनी ट्रेल भी देनी होगी, इसकी रसीदें भी दिखानी होंगी और ये बताना होगा कि ये आरिफ नकवी का पैसा किस मकसद के लिए मंगवाया गया, किन अकाउंटों में मंगवाया गया और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये इतनी आसानी से जान छूटने वाली नहीं है। इमरान नियाजी का यौम हिसाब शुरू हो चुका, हमने बहुत भुगता, हम इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। और ये आप देख रहे हैं कि आए रोज अदालतों के सामने खड़ा है, कभी जमानत के पीछे छुपता है, कभी स्टे ऑर्डर के पीछे छुपता है, मगर इसके दिन गिने जा चुके। ये अनकरीब आपको कानून के शिकंजे में नजर आएगा। देखिए, मोनसलाई का जो मुकदमा था वो लाहौर हाई कोर्ट ने उसको क्वाश किया और उस केस को खारिज कर दिया, जबकि उसमें चालान जमा हो चुका था। अब ये बड़ा एक तनाज़ा खड़ा हो गया है कि जिन जज साहब ने इस केस को क्वाश किया वो उनकी और परवेज़ इलाही साहब की बहुत कुर्बत है, उनके ख़ानदानी मरासिम हैं पिछली कई दहाइयों पर मुहित। और उन्होंने, और ये अक्सर समाजी महफिलों में आपस में मिलते हुए नज़र आते हैं। उनके भाई का ताल्लुक काफ लीग से है, उनके कज़न का ताल्लुक काफ लीग से है, उनके फर्स्ट कज़न काफ लीग के MP रहे हैं। असूली तौर पे इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखते हुए तो जस्टिस असद जावेद गुराल साहब को ये केस सुनने से माजरत करनी चाहिए थी और ये किसी और जज साहब को रेफ़र करना चाहिए था, क्योंकि उनका इतना करीबी ताल्लुक है कि वो उनके घर के फ़र्ज समझे जाते हैं। और ये वकला और लोग ये बात कर रहे हैं जो मेरे तक पहुंची है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो उस केस में वफाकी हुकूमत ने अपील दायर करने का फ़ैसला किया है और वजारत दाखिला से इसकी आज या कल में मंजूरी हो जाएगी। ये अभी तय करना बाकी है कि ये इंट्रा कोर्ट अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी या सुप्रीम कोर्ट में इसकी बाकायदा अपील दायर की जाएगी। मगर उसूली तौर पे ये फैसला कर लिया गया है कि अपील दायर करनी है और इसकी मंजूरी दे दी गई है। सर, आजकल जो स्वाद के जो हालात चल रहे हैं सर, आप KPK हुकूमत को गुजार लहरा रहे हैं, लेकिन जब आज खान साहब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने कहा था कि हमने पहले विभाग गवर्नमेंट को इसके बारे में जो इस्तेमाल सर हमने बताया कि इस हवाले से क्या कहते हैं। देखिए, वफाकी हुकूमत को 6 माह हुए लगभग आए हुए। सवात में पिछले 6 माह में तो नहीं ये सूरत हाल पैदा हुई, तो पिछले 1.5, 2, 3 साल से मामलात सर उठा रहे थे। वफाकी हुकूमत भी खान साहब की, सूबाई हुकूमत भी खान साहब की। और मेरा तो बिल्कुल, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप उस फौज की तारीफ करें जिसने अमन कायम करके दिया सवात में, आपकी सूबाई हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। और अगर वफाक को आपने ये लिखा था कोई खत, वो भी जेब से निकाल के लहरा दें कि मैंने वफाक को इस तरह मुतला किया था।
या वफाक को सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई मरासला आया हो और उसका नोटिस ना लिया हो तो हम जिम्मेदार हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि आज जब सवात के हालात ख़राब हुए हैं तो इस पे ब्लेम शिफ्टिंग और सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खान साहब को बड़ा दिल करके इसकी बाकायदा जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि मेरी सूबाई हुकूमत नाकाम रही है और मेरी सूबाई हुकूमत ने जो फौज ने भी काम किया था और अच्छा काम किया था उसकी भी कोई कदर नहीं रखी, उस पर भी पानी फेर दिया और अपनी नाकस कारकर्दगी की वजह से आज लोगों की जानें खतरे में हैं। तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। जंगीर असलम साहब की एडवाइस। आपकी जो नून लीग की गवर्नमेंट को 6 महीने हो गए हैं, आपने तो बड़े अच्छे अंदाज में बता दिया कि लेकिन जो मईशत है पाकिस्तानी अवाम की, ये भी महंगाई में इजाफा हुआ है, उसको कब तक आप लोग ये टारगेट अचीव? देखिए, अल्लाह का शुक्र है, 2-3 चीज़ें जो पिछले 1.5-2 हफ्तों में डार साहब के आने के बाद हुई हैं। नंबर 1 ये कि जब बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज डाला गया था उसको बिल्कुल ना होने के बराबर कर दिया गया है, तो बिजली के बिलों में अब रिलीफ आपको नज़र आएगा और वो 10 रुपये से तकरीबन को 22 पैसे पे उसको लाया गया है। फ्यूल की प्राइसेस में 15 रुपये की जो 14 रुपये की कमी की गई थी, मज़ीद कमी मुतवक्के है। इसके साथ साथ अल्लाह ताला का बेपाया फजलो करम है कि रुपया मुस्तहकम हुआ है। डॉलर की आज भी हर रोज़ 1, 1.5, 2, 3 रुपये डॉलर की कदर में कमी वाक़ होती है। तो डॉलर की जो कदर में कमी वाक़ हो रही है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़ हो रही है, बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है वो डार वर्सेस डॉलर की जो डिबेट है उसका इंशाल्लाह मुस्बत नतीजा निकलेगा और आने वाले दिनों में आवाम को मज़ीद रिलीफ मिलेगा। और हमने इस कलील मुद्दत में कोशिश की है कि मुल्क को हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया अल्लाह ताला के फजल से, और मज़ीद बेहतरी आप अगले चंद माह में देखेंगे। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी।